अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके वही खानवान 31 मई 2024 और दोपहर के 11 बजे का वक्त। और आज हम एक ऐसी नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक नई जगह पे पहुंचे हुए हैं जिस जगह को मेरी आंखें भी आज पहली दफ़ा देख रही हैं और आप भी इस कैमरे की इस वीडियो की तवासत से की वसातत से आप भी इससे महजूज होंगे। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी मूवी जो मैंने कुछ दिन पहले इंजॉय की देखी और उसकी स्टोरी लाइन जो है उसका जो स्टोरी थी और कितनी खूबसूरत वो स्टोरी थी और उसके अंदर कितना थ्रिल पाया जाता है, उसके अंदर कितना सस्पेंस पाया जाता है, उसके अंदर कितना टेक्नोलॉजी को भी कोई यूज़ किया गया हुआ है। और नई मूवी थी और पुरानी नहीं है, एक आध साल पुरानी आई थी और बहुत ही अच्छी उसकी स्टोरी है। और उसका नाम जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता देना चाहिए कि अभी उसको सीगा राज में रखा जाए। ये जो जगह है ना काका बलियो, यह जगह जो है ना बहुत ही दिलचस्प, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी जगह है जिस जगह मैं पहुंचा हूँ आज। और इस जगह को मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपका साथ है, हम हैं इतनी पुरफजा ये पुर पुर, वही वही क्या कहते हैं उसको, लफज फंस गया है। और लफज फंस जावे ना ते ਇਹਦੀ तकलीफ किन्नी हुंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦੱਥਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਸਿਆ, चलो इनू कढ़न की कोशिश करने ते अल्लाह तानू भी तौफीक देवे ते सानू भी देवे। अच्छा, बात हम फिल्म पे कर रहे थे, ये चारा वगैरह इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और भैंसों को गाय वगैरह को डालते हैं। यही जो फसलें इसको काटेंगे वो फिर ऐसे बना के ये रख देंगे, यही फिर गाय भैंसें जो हैं वो खाएंगी। यार कसमें अल्लाह दी, इन्ना सोहना मंजर, इन्नी पुरफजा ते इन्नी शफाफ हवा मैं इस टाइम जी इंजॉय कर रहे हैं। जन्नतां दे नज़ारे ने सर, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦਰੋਂ ਮੰਜ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। यार है तो भी लोग मैनू लगता है पंजाबी च आ रहा है, चलो विच पंजाबी तो उर्दू का तड़का लगा रहना चाहिए। हम जो है आज मूवी की बात करना चाह रहे हैं और मूवी जो है वो बहुत ही ग्रेट मूवी है और उसका नाम जो है अ किलर्स मेमोरी। ठीक है, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो किलर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है और किलिंग करता है, उसकी जो मेमोरी है उसके ऊपर ये बनी हुई मूवी है। और स्टोरी लाइन जो है, आज मेरी वीडियो इतनी लंबी नहीं बननी क्योंकि मेरे पास मोबाइल में स्पेस नहीं है और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी बन सकती है उतनी बनाऊँ और इन नज़ारों को कैप्चर करूँ। मेरा मकसद सिर्फ इन नज़ारों को कैप्चर करना है, इन लम्हात को कैप्चर करना है और साथ कंटेंट को इतना खास मेरे पास नहीं होता, लेकिन ये मूवी मैं बहुत दिनों से आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इसकी स्टोरी लाइन शेयर करना चाह रहा था क्योंकि इसने मुझे बहुत क्लिक किया है और बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मूवी है ये। और कभी आपको चांस मिले तो देखें ज़रूर, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा और अगर वीडियो कहीं पे चलती थी बंद हो गई तो फिर पुट्टा खाओ,
क्योंकि मेरे मोबाइल में मेमोरी नहीं है आज, और जितनी बन गई, फिर नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे इस मूवी का, जो बाकी बच जाएगा तो वो फिर नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगी। तो अब मूवी की जो स्टोरी लाइन है उसकी तरफ जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और किलर होता है, बहुत ही वो पढ़ा लिखा और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड वो बंदा होता है, और अमेरिकन आर्मी के अंदर जो कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्स जो है उसका, वो है उसको लीड करने वाला बंदा होता है। लेकिन किसी जगह पे वो ट्रिगर हो जाता है और कोई चीज़ खनकना शुरू कर देती है उसको, तो वो छोड़ छाड़ के फिर वो अपनी ज़िंदगी में चला जाता है। तो बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और जो आपको ट्रैक से उतार देती हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मुतहम्मल होती हैं, और वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसका बहुत सारी बैकग्राउंड होती है, उसको भी सामने रखना चाहिए। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, और कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं हुआ, और कोई भी बुरा नहीं है, तमाम इंसान एक जैसे हैं, अच्छे हैं, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ होता प्रोफेशनली, सोशली, तो जिसकी बिना पे वो अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। उनको अब ट्रैक पे लेके आना मुश्किल नहीं होता, उनको मोहब्बत और केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो उनको मिल जाए तो वो दोबारा अपने ट्रैक पे आके एक अच्छे और एक मुआशरे के मुस्बित इंसान बन सकते हैं। लिहाजा इसको लस्सी में मधानी डालने से बेहतर है कि हम अब स्टोरी की तरफ जाते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि अपने अल्फाज में इसको जल्दी जल्दी बयान कर दूँ। अब स्टोरी ऐसे है कि वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, किलर होता है, और उसका एक दोस्त होता है, जो मिल के, उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मिल के उसको चलाते हैं। तो अब उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट पे वो दोनों काम करते हैं, और जाए वाक़या जो है, जहाँ पे उन्होंने वो वारदात डालनी होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और वो आपस में लड़ते लुड़ते रहते हैं हमेशा, उनकी आपस में इतनी को खास बनती नहीं है, दोनों जो दोस्त होते हैं, लेकिन पार्टनर होते हैं, वो एज अ पार्टनर वो अपनी जॉब को ठीक डील कर रहे होते हैं। तो क्लैशिश और छोटी छोटी बातें भी चलती रहती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो जगह हर जगह पे नॉर्मल होती हैं वो चलती हैं, उनके दरमियान भी चलती होती हैं। अब जॉन नॉक्स, उसका वो जो मेन किलर होता है, उसका नाम जॉन नॉक्स होता है, और जॉन नॉक्स जो है वो जब अपने प्रोजेक्ट पे वो लीड कर रहा होता है, और उसने किसी एक बंदे को किल करना होता है, उसका मर्डर करना होता है। तो जब वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर होता है तो उस घर में एंटर होते हैं वो दोनों, तो एक लेफ्ट चला जाता है, एक राइट चला जाता है। जॉन नॉक्स जो है, और वो मेन पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, मेन बंदा जो है पूरी स्टोरी में वही है। और जॉन नॉक्स जो है वो घर में देखते हैं किसी जगह पे उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। आहिस्ता आहिस्ता वो चलते चलते बाथरूम की तरफ जाते हैं, तो बाथरूम में जिस बंदे को किल करना होता है वो वहाँ मौजूद होता है, और वो बाथटब जो होता है उसके सामने पर्दा लगा होता है, और वो शावर ले रहा होता है। तो वो जब शूट करता है तो शूट जो है होने से उसे पता चलता है कि वो एक अकेला बंदा नहीं होता, वो एक औरत भी होती है वहाँ पे, तो वो मियाँ बीवी होते हैं या जो भी है, तो वो दोनों की डेथ हो जाती है। अब जॉन नॉक्स जो है उसको जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है, जो आपको डिमेंशिया हो जाता है, वो उसको डायग्नोज हुआ होता है, और उसकी जो मेमोरी है वो 24 घंटे में कुछ घंटे ही काम ठीक करती है, उसके बाद वो मेमोरी लॉस हो जाता है और उसको मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता होता है। तो अब जब इसने वो देखा कि अब ये जो लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी जो होते हैं, और ये अपने काम के साथ बड़े ईमानदार होते हैं, ये जिसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो उसी को ही फिर जो है वो अपना निशाना रखते हैं। लेकिन अब जब वो एक औरत भी साथ उसके उस मामले में मुलव्वस हो जाती है, वो भी उसकी डेथ भी हो जाती है, तो अब जॉन नॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने से वो जो है वहीं पे वो खड़ा रहता है, और वो मेमोरी का प्रॉब्लम उसको हो जाता है। अब ज़रा सोनियो, ये मंज़र देखें ज़रा, ये बेंच जो पड़ा हुआ है, इस बेंच पे आप बैठे हुए हों और आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हो। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम महबूब ही ले आए, पसंदीदा इंसान जो है आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके औलाद भी हो सकती है, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं। उस इंसान के साथ जो आपके बहुत करीब हो, उसके साथ आप
इस बेंच पे बैठे हों। इस ट्रैक में और बहुत सारे ऐसे बेंच हैं लगे हुए जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देते हैं। अब यहाँ पे आप बैठें, ठीक है। यहाँ पे बैठने के बाद जब आप ये नज़ारा अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है, इसको महसूस करना और इसको इन लम्हात को एंजॉय करना। कुदरत ने हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं कहा कि और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। ऐसी ऐसी नेमतें और रहमतें और फजल जो है अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे नाजल किए हुए हैं, तो हम तो उसका शुक्र अदा करने के काबिल ही नहीं है। एक सांस जो है, जिसको एक मरीज वेंटिलेटर पे पड़ा होता है और उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जा रही होती है, उसकी उस एक सांस की वैल्यू उस वेंटिलेशन के ऊपर पड़ा हुआ इंसान जो है उसके लिए कितनी ज्यादा एक एक सांस की वैल्यू होती है। और हम उसके लिए वो कितना पैसा दे रही होती है, उसकी फैमिली या वो खुद ही या जैसे भी है। हमें ये सांसें जो हैं मुफ्त में मिली हुई हैं और हम इन सांसों का अगर हमें मुआवजा देना पड़ जाए तो ज़रा सोचें हम कितने मकरूज हो जाएंगे अपने रब्बे ताला के। लेकिन वो अल्लाह ताला हमें कहता है कि मुझे तुमसे सिवाय बंदगी के, मेरी रबूबियत की तुमने बंदगी करनी है, इसके और कुछ नहीं चाहिए। क्या कमाल हमारा रब है यार। उसका किस किस नेमत को जुटलाओगे। ठीक है, हम अपने टाइम बात की तरफ आते हैं। ये आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अपने अपने हाथा में रहते हुए सबको अल्लाह ताला ने इल्म दिया हुआ है और गौर और फिक्र और तदब्बर करते रहना चाहिए। अब जॉन नॉक्स जो है वो, उसके ऊपर हैबत सी तारी हो जाती है और वो थोड़ा सा अपने हवास बाख्ता हो जाता है कि यार मेरे से क्या हुआ है। एक मासूम बंदा जो है उसकी भी मुझसे थे तो दोनों मासूम, दोनों का हो तो मर्डर ही रहा था, जुर्म ही हो रहा था। लेकिन वो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल था, इसलिए उसे लगा कि उससे गलती हो गई। तब उसके अंदर वो होता है तो जो बेसन बेसन होता है उसके ऊपर वो पानी से छट्टे मारता है, अपने चिंटे मारता है अपने फेस पे उसके, ठंडे पानी से कि थोड़ा टेम्परेचर उसका जो है वो हाई हो जाता है और नीचे आने की कोशिश करता है। तो इसी मामले में अब वो ये भूल जाता है कि जिस जगह पे वो है उसका पार्टनर भी वहाँ पे मौजूद है। अब उस पार्टनर को वो भूल जाता है, तो अब वो अपनी थोड़ी सी 50% होश खो बैठा होता है। तो इसी इसना में वो पहले ही इस सदमे के अंदर होता है कि मुझसे क्या हो गया, और अब उसको थोड़ी सी कदमों की आहट और चाप जो है वो सुनाई देती है। फ़ौरन अलर्ट होकर वो पीछे मुड़ के फायर कर देता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं इनको पता होता है कि बंदा कितना पास आ चुका है और कहाँ पे है, और ये अपनी अपना एक एक्शन भी जो है वो गलत नहीं करते। ये लोग अपने टारगेट से ये कभी हटते नहीं हैं, चाहे इनकी नज़रें वहाँ पे हों या ना हो, ये फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। और वो भी ऐसा होता है, उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि वो बंदा जो जिसकी कदमों की आहट ने इसको मुतवज्जे किया है वो इसके पीछे आ चुका हुआ है। अब वो घूम के फ़ौरन फायर करता है, और फायर करता है तो उससे पता चलता है कि वो उसका नैन्सी जो उसका पार्टनर होता है वो होता है। उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। अब ये जो सिचुएशन होती है, इन लोगों के पास मन का होता है, इनके पास प्रोफेशनल लोग होते हैं ये, इनके पास फ़ौरन एक्शन पे रिएक्शन करना और फ़ौरन डिसीजन लेना जो है इनकी जॉब का मेन हिस्सा होता है। और फ़ौरन वो डिसीजन लेता है और अपनी गन साफ करके, तो जो पहले बंदा जिसको इसने जो इसका टारगेट होता है उसके हाथ में वो बंदूक देता है अपनी, और वहाँ से निकल जाता है। अब इसको तकलीफ होती है अपने दोस्त की, लेकिन अब इसने जाए वारदात से, क्योंकि पुलिस के सायरन बजना शुरू हो चुके होते हैं, इसने वहाँ से गुम होना होता है। तो वहाँ से गुम होता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है इस मामले में। वो देखती हैं, उन्होंने जब सब देखते हैं कि ये फायर तो एक ही गन से हुआ है और गन का लाइसेंस जो है वो वहाँ तक भी वो पहुँच जाते हैं, लेकिन नैन्सी का पार्टनर जो है
वो जॉन नॉक्स होता है उनको भी इल्म होता है, पुलिस को भी अपनी वो तफ्तीश जो है उसका दायरा वो क्लोज करते हैं और करते करते जॉन नॉक्स तक पहुंच जाते हैं। उसको उससे उसका बयान लेने के लिए बुलाया जाता है, एज ए मुजरम नहीं, सिर्फ एज ए नॉर्मल सिटीजन के तौर पे उसको बुलाया जाता है। और पुलिस जो है वो भी जो लेने जाता है उसको हदायत देती है कि उसको एज ए मुजरम ट्रीट करके लेके नहीं आना। बस वो आता है, उसकी बहस होती है, वो अपने मामले को जैसे उसने प्रोफेशनली क्लियर करना होता है, ठीक है, वो क्लियर करके पुलिस से वो चला जाता है। अब वो घर जाता है तो जब वो नैन्सी को मर्डर करके घर वापस आता है ना, तो वो इस सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रहा होता है और वो जो शॉक उसे मिला होता है उसमें से गुजर रहा होता है। तो अपने घर बैठा होता है वो, तो दरवाज़ा नॉक होता है तो उसका एक बेटा भी होता है, बीवी भी होती है जिससे उसकी सेपरेशन हो चुकी होती है। तो बेटा जो होता है उसका, दरवाज़ा नॉक होता है, वो बाहर जाता है, देखता है तो उसका बेटा जख्मी हाथ के साथ रो रहा है, चिल्ला रहा है और बाहर बैठा हुआ है। ये बाप बेटा एक तवील मुद्दत से, लाइक बेटे की जो बेटी है वो 16 साल की और दादे को पता नहीं है कि उसकी बेटी भी और कितनी एज है उसकी, एक तवील मुद्दत से एक दूसरे के साथ लाताल्लुक होते हैं और प्रोफेशनली रंजस और ये वो सारा जो भी चीज़ें हैं इस वजह से। तो सडनली अपने बाप के सामने बेटा खड़ा होता है और बेटा जो है वो बाप के सामने खड़ा होता है। वो पूछता क्या हुआ है, वेल उसको तसल्ली दे के अंदर लेके आता है बाप और मुआजरा पूछता है। मुआजरा ये होता है कि कोई कोई एक इंसान होता है जिसके साथ उसकी बेटी का अफेयर चल रहा होता है और वो लाइक ठीक है, मैं मुनासिब नहीं समझता ये बात करना, लेकिन अब मामला इतना चला जाता है आगे कि वो जो जॉन नॉक्स का बेटा होता है वो अपनी बेटी का वो जो लवर होता है उसके घर जाता है, उसको तनबीह देने के लिए या रोकथाम करने के लिए जैसे भी। तो बहरहाल वहाँ पे झड़प होती है, तो जॉन नॉक्स के बेटे ने उसको छुरियों के वार करके 15 वार या आई थिंक 32 वार करके उसको मार देता है। तो वो इस मकसद से नहीं गया था, लेकिन इंसिडेंट जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल छोटा सा एक टाइम होता है जिसके अंदर आप स्पार्क आउट करते हो और उसमें ये मामले हो जाते हैं। तो उससे ये मामला हो जाता है, अपने बाप के पास आता है, उसे पता है उसका बाप किलर होता है और उसे मदद लेने के लिए आता है कि मुझसे ये इंसिडेंट हो गया है, इस मामले को वॉश आउट करना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाप उसको कहता है ओके ठीक है, वो सारा मालूमात लेता है, उससे मालूमात सारी ले के, तो मालूमात लेने से वो जो जाए वकूआ होता है वहाँ पहुँच जाता है उसका बाप और वहाँ पे जाके वो देखता है कि किचन में हर तरफ ब्लड और वो डेड बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो अब प्रोफेशनली वो अब इस सारे को वॉश आउट तो कर नहीं सकता क्योंकि हर जगह पे CCTV कैमराज हैं। तो अब वो करता ये है कि उस बंदे का ब्लड लेता है, काफ़ी सारा इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन में काफ़ी सारा ब्लड लेता है उसका, और ब्लड ले के फिर वो उसके बाल काटता है और बाल उसके काट के वो लेता है साथ। ये दो चीज़ें वो लेता है और उसके घर से कुछ चीज़ें लेता है जहाँ से उसने फिंगरप्रिंट लेने होते हैं उसके, जो मर्डर हो चुका होता है उसके। तो कुछ ऐसे चीज़ें वो लेके अपने साथ वो चला जाता है घर जाने से पहले उसे याद आता है कि CCTV जो कैमरा है और वो सिक्योरिटी जो कैबिन है वहाँ पे भी उसे जाना चाहिए, वहाँ पे भी उसे देखना चाहिए। वहाँ जाता है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी मैन होता है उसको बेहोश करता है वो पीछे से हिट करके उसे, और जो CCTV का डेटाबेस है उस डेटाबेस में वो सारा चेक करता है कि उसका बेटा कब कब आया है। वो उस टाइमिंग को और उस डेट्स को मैनिपुलेट कर देता है डेटाबेस में से, और उसकी टाइमिंग और डेट्स जो हैं ऐसे मैनिपुलेट कर देता है कि वो फिक्स अंदाज़ा नहीं हो सकता कि किस वक्त वो होता है मामला, और फिर वो जो उसकी अपनी एंट्री होती है उसको वहाँ से वॉश कर देता है डेटाबेस में से। अब जब ऐसे होता है, अब वो चला जाता है घर जाके अपने बेटे को कहता है कि तुम आप जाओ, हाथ वगैरह उसका साफ करता है जो चोट लगी होती है,
तो उसे घर भेज देता है और उसे कहता है कि जब कभी तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा हाथ डैमेज कैसे हुआ, तुमने ये कहना है कि मैं अपने बाप के घर गया, हमारी बहस हो गई और जिस वजह से वहाँ पे ग्लास टूटने से मेरा हाथ डैमेज हो गया। बेटा कहता है ओके ठीक है, चला जाता है। जाके वो बेटे को कहता है कि अब ये सारा मामला होता है, अब उसने अपनी कार्रवाई सारी डालनी होती है, तमाम शवाहिद को उसने मिटाना होता है या मैनिपुलेट करना होता है उसके बाप ने। अब जो प्रोफेशनली उसके ट्रिक्स होते हैं और उन ट्रिक्स के ज़रिए अब वो बेटे को कहता है कि बच्चों के साथ तुम ना कहीं आउटिंग पे जाया करो, ये वो ना। तो फिर वो दोबारा एक जगह पे अपने बेटे को बुलाता है एक रेस्टोरेंट पे और उसे कहता है कि अब तुम फलां जगह पे अपने बच्चों को लेके जाओ। वो अपने बेटे को स्टॉक कर रहा होता है, उसको पीछा कर रहा होता है, उसकी सारी वो रख रहा होता है क्योंकि उसने अब मैनिपुलेट करना होता है। वो अपने बेटे को भी नहीं बताना चाह रहा होता कि उसने क्या मैनिपुलेट करना है, ताकि कल को किसी प्रेशर में और दबाव में आके उसका बेटा सच ना बोल दे। तो अब उसने अपने बेटे को कैसे बचाना होता है, इस सारे मामले के अंदर वो अपने बेटे को बचा रहा होता है। उसने कैसे बचाना है और उसका क्या ट्रिक है, क्या प्लानिंग है और क्या उसने प्रोग्रामिंग की है, वो कमाल की है। ठीक है, आपका थोड़ा सा टेक्निकली अगर माइंड है तो आप इस सारे केस को बड़ा एंजॉय करोगे जैसे मैंने तो किया भाई। आप भी उम्मीद है करेंगे, अगर आप कभी देखेंगे या इस स्टोरी टेलिंग से ही आप इंजॉय कर लेंगे। लेकिन मैं इतना कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, लेकिन इन क्या इंजॉय करें। और ये नज़ारे मैं तो भाई इंजॉय कर रहा हूँ, तुसी करो ना करो, असी तो कर रहे हैं। तो अब उसका बेटा अपने